हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का आज 11 चैप्टर और लास्ट चैप्टर है। बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली इंसान। स्टार्ट करते हैं। कारवा के मुखिया के रूप में बेबीलोन का व्यापारी राजकुमार सुर्रुनड्डा गर्व से जा रहा था। उसने बेहतरीन कपड़े और सुंदर चोंगे पहन रखे थे। उसे अच्छे जानवर पसंद थे और वह अपने अरबी घोड़े पर सवार था। उसको देखकर उसकी बड़ी उम्र का पता नहीं चलता था। उसे देखकर उसके अंदर की परेशानी का पता नहीं चल सकता था। दमिश्क से यात्रा लंबी थी और रेगिस्तान में कई तकलीफ़ें थीं। उसे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। अरब के कबीले खतरनाक होते हैं और अमीर कारवा को लूटना चाहते हैं। उसे उनकी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि कारवा की सुरक्षा के लिए कई सिपाही थे। दमिश्क से जिस नौजवान को अपने साथ ले जा रहा था, वह उसके कारण परेशान था। यह उसके कई साल पुराने पार्टनर अरद गुला का पोता हदन गुला था, जिसका उस पर बहुत पुराना एहसान था जो वह चुका नहीं पाया था। वह उसके पोते के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन जितना ज़्यादा वह उसके बारे में सोचता था, वह उस नौजवान के कारण उसे उतना ही कठिन लगता था। उस नौजवान की अंगूठियों और बालियों को देखकर उसने मन में सोचा, उसे लगता है ये आभूषण मर्दों के लिए हैं। फिर भी उसके पास अपने दादा का मजबूत चेहरा है, लेकिन उसके दादा कभी ऐसे भड़कीले चोंगे नहीं पहनते थे। लेकिन फिर भी मैं उसे लेकर आया ताकि मैं उसकी आगे बढ़ने में मदद कर सकूं और उस बर्बादी से निकाल सकूं जो उसके पिता ने अपने विरासत के साथ की है। हदन गुला ने उसके विचारों को तोड़ा। आप अपनी कारवा के साथ लंबी यात्रा पर जाकर इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी का कभी आनंद नहीं लेते? सुर्रुनड्डा मुस्कुरा। ज़िंदगी का आनंद? उसने दोहराया। अगर तुम सुर्रुनड्डा होते तो ज़िंदगी का आनंद कैसे उठाते? अगर मेरे पास आपकी जितनी दौलत होती तो मैं राजकुमार की तरह रहता। मैं कभी ग्राम रेगिस्तान की सैर नहीं करता। मेरे पास जैसे ही पैसे आते मैं उन्हें कर्ज देता। मैं सबसे महंगे चोंगे और सबसे दुर्लभ आभूषण पहनता। ऐसी ज़िंदगी मेरी पसंद की होती, रहने लायक होती। दोनों मर्द हंसे। तुम्हारे दादा कभी आभूषण नहीं पहनते थे? सुर्रुनड्डा ने बोलने से पहले सोचा, फिर मजाक में कहा, क्या तुम काम के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकालते? काम गुलामों के लिए बना है, हदन गुला ने जवाब दिया। सुर्रुनड्डा ने अपने ओंठ काट लिए पर कोई जवाब नहीं दिया। वह तब तक सवारी करता रहा जब तक ढलान नहीं आ गई। यहाँ वह अपने ऊँट से उतरा और उसने दूर हरी घाटी की ओर इशारा किया। देखो, वहाँ एक घाटी है, वहाँ नीचे देखो और तुम बेबीलोन की दीवार देख सकते हो। वह मीनार बेल का मंदिर है। अगर तुम्हारी आंखें तेज हैं तो तुम इसके शिखर से निकलता हुआ धुआं देख सकते हो। तो है बेबीलोन है। मैंने हमेशा दुनिया के सबसे अमीर शहर को देखने की तमन्ना की है, हदन गुला ने कहा। बेबीलोन में मेरे दादा ने अपने काम की शुरुआत की। अगर वे आज भी जिंदा होते तो हम इतनी दिक्कत में ना होते। क्यों? उनकी आत्मा को समय से ज़्यादा धरती पर रखने की आशा की जाए। तुम और तुम्हारे पिता उनके काम को अच्छी तरह आगे बढ़ा सकते हो। दुख है हम में से किसी के पास उनकी प्रतिभा नहीं है। मैं और मेरे पिता पैसे को आकर्षित करने की कला नहीं जानते। सुर्रुनड्डा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपने ऊँट की लगाम कसी और घाटी के रास्तों में सवारी करता रहा। उनके पीछे लाल धूल के बादल में कारवा चलता रहा। कुछ समय बाद वे राजा के मार्ग पर पहुंचे और सिंचाई वाले खेतों के द्वारा दक्षिण की ओर चले गए। खेत जोतते 3 लोगों पर सुर्रुनड्डा की नज़र पड़ी। वे परिचित लोग लगे। कितना हास्यास्पद था। 40 साल बाद भी उन खेतों से गुजरने पर भी ये लोग खेत जोतते दिखे। ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके अंदर किसी आवाज़ ने कहा कि ये वे ही लोग हैं। एक थोड़ी कमज़ोरी पकड़ के साथ हल को पकड़े हुए था। वे बैलों के साथ काम कर रहे थे, उन्हें पीट रहे थे ताकि वे हल खींच सकें। 40 साल उसे इन लोगों को देखकर जलन हुई थी। कितनी कोशिश से वह इनके साथ जगह बदल लेता, लेकिन अब कितना फ़र्क आ गया है। गर्व से उसने अपने कारवा को देखा, अच्छे ऊँटों और खच्चरों को देखा जो दमिश्क से अच्छे सामानों से लदे हुए आए थे। एक को छोड़कर सबका मालिक वह खुद था। उसने किसानों की ओर इशारा किया और कहा, ये अभी भी
बेहिकी जोत रहे हैं जो 40 साल पहले जोत रहे थे। ऐसा लगता है, पर आपको क्यों लगता है कि ये वही लोग हैं? उसके दिमाग से यादें गुजर रही थीं। वह अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में क्यों नहीं रह सकता। तभी उसने एक तस्वीर में अरकत गुला का मुस्कुराता चेहरा देखा। उसके और उसकी जवानी के बीच का अंतर खत्म हो गया था, लेकिन वह उस नौजवान की कैसे मदद कर सकता था जिसके पास फिजूल खर्च की आदत और आभूषण से भरे हाथ थे। वह काम करने वालों को ढेर सारा काम दे सकता था, पर उनका क्या करे जो अपने आप को काम से ऊंचा समझते थे। लेकिन अरद गुला के कर्ज के कारण उसे कुछ करना था जो पूरी शिद्दत से किया गया हो। उसने और अरद गुला ने कभी चीज़ें ऐसे नहीं की थीं। वे इस तरह के आदमी थे ही नहीं। एक प्लान उसके दिमाग में आया, इससे संदेश था उसे अपने परिवार और अपने रसूख का ख्याल रखना चाहिए। यह क्रूर होगा, इससे चोट पहुंचेगी। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता के कारण उसने संदेशों को हटाया और कदम उठाने का फैसला लिया। क्या तुम ये जानना चाहोगे कि किस तरह तुम्हारे दादा और मैंने पार्टनर के रूप में काम किया जिससे इतना मुनाफा हुआ? अगर सिर्फ ये क्यों नहीं बताते कि आप लोगों ने इतना सोना कैसे कमाया? मैं बस यही जानना चाहता हूँ, नौजवान ने कहा। अरुण नड्डा ने जवाब को अनदेखा किया और बोलता रहा, हम हल जोतने वाले इन लोगों के साथ प्रारंभ करते हैं। मैं तुमसे ज़्यादा उम्र का था। लोगों की जिस कतार में मैं काम कर रहा था वहाँ मैगी डेडो नाम का किसान था आया और उसने मेरे हल जोतने के गलत तरीके पर नाराज़गी जाहिर की। मैगी डेडो को मेरे बगल में बीड़ियों में रखा गया था। इन आलसी लोगों को देखो, उसने ज़ोर से कहा। हल जोतने वाला गहरे में जोतने की कोशिश ही नहीं करता और ना ही पीटने वाले बैलों को कतार में रखते हैं। बिना अच्छी जुताई के वे कैसे अच्छी फसल की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपने कहा कि मैगी डेडो को आपके साथ बेगड़ियों में बांधा गया था? अदन गुला ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गले में कांसे के कॉलर और हमारे बीच एक भारी चेन थी। उसके बाद भीड़ों का चोर जवादों था। मैं उसको हरौन में जानता था। अंत में खड़े आदमी को हम पायरेट कहते थे क्योंकि उसने असली नाम नहीं बताया था। हमें लगता था वह जहाजी था क्योंकि उसकी छाती पर जहाजियों की तरह टैटू बने हुए थे। वह कतार इस तरह बनी थी कि हम 4 की संख्या में इसमें चल सकते थे। आप गुलाम की तरह बेगुनियों में थे? हसन गुलाम ने चकित होकर पूछा। क्या तुम्हारे दादा ने नहीं बताया कि मैं एक समय गुलाम था? वे अक्सर आपके बारे में बताते थे, पर इस बारे में कभी चर्चा नहीं की। वे ऐसे इंसान थे जो किसी के रहस्यों को सुरक्षित रख सकते थे। तुम भी वैसे ही इंसान हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? अरुण नड्डा ने उसकी आंखों में देखा। आप मेरी चुप्पी पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है। बताइए कि आप कैसे एक गुलाम बने? अरुण नड्डा ने अपने कंधे उतारकर, कोई भी इंसान गुलाम बन सकता है। जुए और शराब की लत ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। मैं अपने भाई की गलतियों का शिकार बना। एक झगड़े में उसने अपने दोस्त को मार डाला और मैं उसकी विधवा के पास गिरवी रख गया ताकि मेरा भाई कानून से बच सके। जब मेरे पिता मुझे छुड़ाने के लिए चांदी नहीं ला सके, उसने गुस्से में मुझे गुलामों के व्यापारियों को बेच दिया। कितने शर्म और अन्याय की बात है, हसन गुला ने कहा। पर ये बताइए कि आपको गुलामी से मुक्ति कैसे मिली? हम उस पर आएंगे, पर अभी नहीं। मुझे अपनी कहानी सुनाने दो। जब हम गुजरते थे, खेत जोतने वाले हम पर फवातियाँ कसते थे। एक ने अपना फटा टोप उतारा, नीचे झुका और चिल्लाया, राजा के अतिथियों, बेबीलोन में तुम्हारा स्वागत है। शहर की दीवार पर तुम्हारा भोज में इंतजार कर रहे हैं। कीचड़ की ईंट और प्याज का सूप दिया जाएगा। इसके साथ वे सभी हंस पड़े। पायरेट गुस्से में आ गया, उन्हें गाली देने लगा। इस बात से इनका क्या मतलब है कि राजा हमारी दीवारों पर इंतजार कर रहा है? मैंने उससे पूछा। शहर की दीवारों पर वे लोगों से ईंट धुलवाते हैं जब तक पीठ न टूट जाए।
शायद वे पीट कर मार डालते हैं। इससे पहले कि पीठ टूट जाए वे मुझे नहीं पीट पाएंगे, मैं उन्हें मार डालूँगा। तब मैगिडोरो ने कहा, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आता कि मालिक मेहनत करने वाले गुलामों को पीट कर मार डालेंगे। मालिक अच्छे गुलामों को पसंद करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। कौन मेहनत करना चाहता है? जवाब ने कहा, वे हल जोतने वाले बुद्धिमान हैं, वे अपनी पीठ नहीं तोड़ रहे, वे वैसे ही हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। तुम जी चुरा कर आगे नहीं बढ़ सकते। मैगिडोरो ने कहा, अगर तुम 1 एकड़ ज़मीन जोतते हो तो ये दिन भर का अच्छा काम है और इसे मालिक जानता है, लेकिन अगर तुम सिर्फ आधा एकड़ जोतते हो तो काम चोरी कर रहे हो। मैं काम चोरी नहीं करता, मुझे काम करना पसंद है, मुझे अच्छा काम पसंद है और काम इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है ही मेरे लिए अच्छी चीज़ें लेकर आया। मेरे खेत, मेरी गायें और मेरी फसल सब कुछ है। हाँ, और सब अब वे चीज़ें कहाँ हैं? जो वो दो ने कहा, मुझे लगता है समझदारी इसी में है कि बिना काम किए काम चला लो। तुम जवानों को देखना, अगर हमें दीवारों को बेच दिया जाए तो वह पानी की थैली ढूंढने जैसा होगा। कोई आसान काम कर रहा होगा, जबकि जो लोग काम करना पसंद करते हैं वे अपनी पीठ पर ईंटों धो रहे होंगे। फिर वह मूर्खों की तरह हंसा। उस रात मुझे आतंक ने पकड़ लिया, मैं सो नहीं सका। मैंने गार्ड की रस्सी के पास गया और जब बाकी लोग सो रहे थे मैंने गोदोसों को इशारा किया जो रखवाली कर रहा था। वह उन लड़ाकू अरबों में था, उस तरह का आदमी था जिसने अगर आपके पैसे लूटे तो वह आपकी जान भी ले लेगा। गोदोसों, मुझे बताओ, मैं फुसफुसाया, जब हम बेबीलोन पहुंचेंगे तो क्या हमें भी दीवारों को बेच दिया जाएगा? क्यों जानना चाहते हो? उसने सावधानी से पूछा। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता? मैंने याचना की है, मैं जवान हूँ, जीना चाहता हूँ। मैं दीवार पर काम करते करते पिटाई से मरना नहीं चाहता हूँ। क्या मुझे एक अच्छा मालिक पाने का मौका नहीं मिलेगा? फिर वापस फुसफुसाया। मैं कुछ बताता हूँ, तुम अच्छे आदमी हो, गोदसों को परेशान नहीं करते हो। अधिकतर मामलों में हम पहले गुलामों के बाजार जाते हैं। अब सुनो, जब खरीदार आते हैं उन्हें बताओ कि तुम अच्छा काम करते हो, एक अच्छे मालिक के लिए काम करना चाहोगे, उनसे खुद को खरीदवाओ। अगर वह तुम्हें नहीं खरीदते, अगले दिन तुम ईंट ढोगे, काफ़ी मुश्किल काम होगा। जब वह चला गया मैं गर्म बालू में लेटा रहा, आकाश को देखता रहा और काम के बारे में सोचता रहा जो मैगिडोरो ने उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त होने के बारे में कहा था। उसके कारण मैं सोचने लगा कि क्या ये सबसे अच्छा दोस्त है? वह ज़रूर होगा अगर उसने मुझे इस परेशानी से निकालने में मदद की। जब मैगिडोरो ने जागा मैंने अच्छे समाचार उसके कानों में कहा, बेबीलोन की ओर जाते समय है समय हमारे लिए आशा की किरण था। दोपहर में जब बाद में हम दीवारों तक गए और लोगों के काली चींटियों की तरह टेढ़े रास्तों पर ऊपर नीचे आते जाते देखा। जब हम नज़दीक आए हमें आश्चर्य हुआ कि हजारों लोग काम कर रहे हैं। कुछ नाली में कूद रहे हैं, कुछ ईंट बनाने के लिए कीचड़ मिला रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग बड़े डालियों में ऊपर मिस्त्रियों के पास ले जा रहे थे। देखभाल करने वाले पीछे छूटने वालों को डांटते थे और उन पर चाबुक बरसाते थे। जो कतार में नहीं रह पाते थे बेचारे थके हुए लोग लड़खड़ाते अपने डालियों के नीचे गिर जाते थे, फिर उठ नहीं पाते थे। अगर वे चाबुक खाकर भी नहीं उठ पाते तो उन्हें बगल में धकेल दिया जाता था और वे दर्द से चीखते रहते थे। जल्दी ही उन्हें चीखकर अन्य शरीरों के पास पहुंचा दिया जाता था जहां पे अपनी कब्र का इंतज़ार करते थे। जब मैंने यह डरावनी तस्वीर देखी तो मैं कांप उठा, इसलिए है मेरे पिता के बेटे का इंतज़ार कर रहा था। अगर वह गुलामों के बाजार में सफल नहीं हुआ, गोदासी ने सही था। हमें शहर के दरवाज़ों से गुलामों को जेल में ले जाया गया और अगले सुबह बाजार में मार्च कराया गया। यहाँ बाकी लोग डर से कांप रहे थे। पहरेदार के चाबुक उन्हें आगे बढ़ा रहे थे ताकि खरीदार उनका परीक्षण कर सकें। मैगिडोरो और मैंने हर उस आदमी से बात की जिससे बात करने की हमें इजाज़त दी गई। गुलामों का डीलर राजा के सिपाहियों को लेकर आया जिन्होंने पायरेट को बांधा और खूब पीटा जब उसने बगावत की। जब वह उसे ले गए मुझे उसके बारे में बुरा लगा। मैगिडोरो को लगा कि हम जल्दी
अलग हो जाएंगे। जब कोई भी खरीदार पास नहीं थे, उसने मुझे यह समझाने की कोशिश की कि भविष्य में मेरा काम कितना मूल्यवान होगा। कुछ आदमी इसे पसंद नहीं करते, वे इसे अपना दुश्मन बना देते हैं। अच्छा होगा अगर इसे अपना दोस्त बना लो, इसे पसंद करना शुरू कर दो। इसका बुरा मत मानो कि ये काम कठिन है। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अच्छा घर बनाया है, तब क्या फ़र्क पड़ता है कि इसकी छत ऊँची है या एक कुएं से पानी लाने के लिए बहुत दूर है। मुझसे वादा करो बच्चे कि अगर तुम एक मालिक मिलता है तो तुम उसके लिए पूरी मेहनत से काम करोगे। अगर वह तुम्हारे काम की तारीफ नहीं करता तो बुरा मत मानना। याद रखना, अच्छे से किया गया काम उसका भला करता है जिसने वह काम किया है। वह रुक गया जब एक किसान हमारे पास आया और हमें ध्यान से देखने लगा। मैगजीरो ने उनसे उसके खेतों और फसलों के बारे में पूछा और जल्दी ही समझ गया कि ये आदमी काम का है। गुलामों के डीलर के साथ गर्म बहस के बाद उसने अपने चोंगों से मोटा बटुआ निकाला और जल्दी मैगजीरो अपने नए साथ निकल गया। सुबह में कुछ और लोग बिक गए। दोपहर में गोदास ने बताया कि डीलर परेशान और एक और रात नहीं रुकेगा और बाकी लोगों को राजा के खरीदार के पास ले जाएगा। मैं काफ़ी आतुर हो रहा था जब एक मोटा अच्छे स्वभाव वाला आदमी दीवार के पास आया और उसने पूछा कि क्या हमारे बीच कोई बेकार है। मैंने उससे कहा, आपके जैसा अगर बेकार क्यों एक कम अच्छे बेकार की खोज कर रहा है, क्या वे है बेहतर नहीं होगा कि आप मेरे जैसे इच्छुक इंसान को एक काम सिखा दें। मुझे देखिए, मैं युवा हूँ, मजबूत हूँ, काम करना पसंद करता हूँ। मुझे मौका दीजिए और मैं आपके लिए सोना चांदी कमाने में मदद करूँगा। वह मेरी इच्छा से प्रभावित हुआ और डीलर से बात करने लगा जिसने मुझे खरीदने के बाद से अब तक नोटिस नहीं किया था, लेकिन मेरी क्षमता, अच्छी सेहत और अच्छे व्यवहार व्याख्यान देने लगा। मुझे लगता था जैसे एक मोटी लोमड़ी कोई कसाई को बेच रहा था। अंत में बहुत खुशी हुई जब सौदा पक्का हो गया। मैं अपने नए मालिक के साथ निकल गया, यह सोचते हुए कि मैं बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। मेरा नया घर मेरी पसंद का था। मेरे मालिक नाना नीड ने मुझे सिखाया कि खेत में पड़े पत्थर के कटौते में कैसे जौ का पीसते हैं जिससे शहद के केक बनते हैं। छाया में एक स्थान था जहाँ अनाज को जमा किया जाता था। पुराना गुलामों के रखवाले स्वागत ने मुझे अच्छी तरह खिलाया और उसे खुशी हुई जिस तरह मैंने भारी कामों में उसकी मदद की। ये मौका था जिसकी मुझे तलाश थी ताकि मैं खुद को मालिक के काम का बना सकूं और मुझे आशा थी कि एक दिन मुझे आज़ादी मिलेगी। मैंने नाना नीड से पूछा कि वह आटा गूंथने और उससे बेक करने का तरीका बताया। उसने मुझे यह दिल से सिखाया। बाद में जब मैं इसे अच्छी तरह कर सकता था, मैंने उससे पूछा कि वह मुझे शहद के केक बनाना सिखाया और मैं जल्दी ही बेकिंग के सारे काम करने लगा। मेरे मालिक को आराम करना अच्छा लगा, लेकिन स्वरत ने अपना सिर गुस्से में लाया। काम नहीं करना आदमी के लिए खराब होता है, उसने कहा। मुझे लगा कि अपनी आज़ादी खरीदने के लिए सिक्के कमाने का वक्त आ गया। जब दोपहर में बेकिंग समाप्त हो जाती थी, मुझे लगा कि नाना नीड को खुशी होगी अगर दोपहर के बाद के लिए मैं काम खोज लूँ और कमाई को उसके साथ बांट लूँ। तब मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना और भी शहद के केक बनाऊं और उन्हें शहर की सड़कों के किनारे भूखे लोगों को बेच दूं। मैंने अपना प्लान नाना नीड के साथ इस तरह शेयर किया, अगर मैं बेकिंग के काम के बाद दोपहर के बाद का समय आपके लिए सिक्के कमाने में लगाऊं तो क्या यह आपके लिए न्यायसंगत होगा कि आप अपनी कमाई के मेरे साथ बांटें और मेरे पास अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ पैसा होगा। बिल्कुल सही है, उसने स्वीकार किया। जब मैंने उसे शहद के केक बेचने के अपने प्लान के बारे में बताया, उसे काफ़ी खुशी हुई। हाँ, हम ऐसा करेंगे, उसने सलाह दी। अगर तुम एक पेनी में 2 केक बेचते हो तो उसका आधा पैसा आटा और शहद और लकड़ी खरीदने के लिए मेरा होगा
बचे पैसों का आधा मैं रखूँगा और आधा तुम रखना। मुझे इसके उदार ऑफर से बहुत खुशी हुई कि मैं बिक्री का चौथाई हिस्सा रख सकता हूँ। उस रात मैंने एक ट्रे बनाई जिसमें मैं उनको रख सकता था। नाना पेड़ ने मुझे अपना एक पुराना चोंगा दिया जिससे मैं अच्छा दिखूं और स्वास्थ्य ने मुझे इसे साफ करने में मदद की। अगले दिन मैंने ज़्यादा शहद के केक बनाए। वे बुरे थे और बहुत लजीज दिखते थे। जब मैं सड़क पर गया और ज़ोर से अपना सामान बेचने के लिए चलाने लग गया, पहले तो किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई और उत्साह खो बैठा। मैं चिल्लाता रहा और दोपहर के बाद जब लोग भूखे हो गए, वे केक बिकने लगे और मेरी ट्रे खाली हो गई। नाना पेट को मेरी सफलता से काफ़ी खुशी हुई और उसने प्रसन्नता से मेरा हिस्सा दे दिया। मुझे अपने पैसे लेकर खुशी हुई। मैगी डिडो की ये बात सही थी कि मालिक अपने गुलामों के अच्छे कामों को पसंद करते हैं। उस रास्ते में अपनी सफलता से इतना खुश था कि मैं रात भर सो नहीं सका और मैं सोचने लगा कि 1 साल में कितना कमा पाऊँगा और कितने सालों में अपनी ज़्यादा चीज़ खरीद पाऊँगा। जब मैं रोज़ केक के ट्रे के साथ जाने लगा तो जल्द ही मुझे नियमित ग्राहक मिलने लगे। उनमें से एक तुम्हारे दादा भी थे, अरद गुलाम। वे कालीन के व्यापारी थे और घड़ियों को बेचते थे। शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाकर उसके साथ कालीनों से लदा एक खच्चर होता था। एक काला गुलाम उसका ख्याल रखता था। वे अपने लिए 2 केक खरीदते और अपने गुलाम के लिए 2 केक वे केक खाते समय मुझसे बात करते थे। तुम्हारे दादा ने एक दिन मुझसे कुछ कहा जो मैं हमेशा याद रखूँगा। मुझे तुम्हारे केक पसंद है, लेकिन उससे ज़्यादा तुम्हारी मेहनत पसंद है जिसे तुम मुझे यह देते हो। यह सोच तुम्हें सफलता के रास्ते पर काफ़ी आगे ले जाएगी। अदन बोला, लेकिन तुम कैसे समझ सकते हो कि जोश दिलाने वाले ऐसे शब्द एक गुलाम के लिए क्या मायने रखते होंगे जो एक बड़े शहर में अकेला और इस शर्मिंदगी से निकलने की दिन रात कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे महीने गुजरे मेरे बटुओं में पैसे जुड़ते गए। इससे मेरे बेल्ट पर आरामदायक भार पड़ने लगा। काम मेरा सबसे अच्छा दोस्त साबित हो रहा था। जैसे मैगडी ने कहा, अगर मैं खुश रहता था लेकिन सूरज परेशान थी। मुझे डर कि तुम्हारे मालिक अपना अधिक समय जुए खाने में बिता रहे हैं। उसने कहा, मैं अपने दोस्त मैगी डिडो से एक दिन मिलकर बहुत खुश हुआ। वह बाजार में सब्जियों से लदे 3 खच्चर ले जा रहा था। मैं काफ़ी अच्छी हालत में हूँ, उसने कहा। मेरा मालिक मेरा काम पसंद करता है और अब मैं फोरमैन बन गया हूँ। देखो, वह बाजार के काम के लिए मुझे पर विश्वास करता है और अब वह मेरे परिवार के लिए भी पैसे देता है। काम से मुझे अपनी परेशानी से निकलने में मदद मिल रही है। किसी दिन मुझे अपनी आज़ादी पाने में इससे मदद मिलेगी और मैं अपने खेत का मालिक बनूंगा। समय गुजरता गया और नाना पेड़ सामान बेचने के बाद मेरी वापसी के लिए ज़्यादा बेचैन होने लगा। वह मेरा इंतज़ार करता और मेरे वापस आते ही जल्दी से पैसे गिनता और आपस में बांट लेता। वह मुझसे और भी बाजार खोजने के लिए कहता था कि बिक्री बढ़े। मैं अक्सर शहर की दीवारों के बाहर जाता ताकि गुलामों के रखवाले से मुलाकात हो सके। मैं ऐसी जगह जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने पाया कि वे रखवाले अच्छे खरीदार थे। एक दिन मैंने जावादों को कतार में अपना डलिया ईंटों से भरते हुए देखा। वह झुका हुआ था और उसकी पीठ रखवालों के चाबुकों के निशान से भरे हुए थे। मुझे उसे देखकर बुरा लगा और मैंने उसे एक केक दिया जिसे उसने एक भूखे जानवर की तरह खा लिया। उसकी आंखों में लालच देखकर मैं भागा ताकि कहीं वह मेरा ट्रे न पकड़ ले। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? अरद गुलाम ने मुझसे एक दिन कहा। ठीक वही सवाल तुमने मुझसे पूछा, इसलिए मुझे याद आया। मैंने बताया कि मैगी डिडो ने मुझे काम के बारे में बताया और कहा कि ये सबसे अच्छा दोस्त बनने वाला है। मैंने उसे गर्व से अपना पैसों का बटुआ दिखाया और बताया कि मैं कैसे अपनी आज़ादी खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था। आज़ादी पाने के बाद तुम क्या करोगे? उसने पूछा। तब मैंने जवाब दिया, मैं व्यापारी बनूंगा। तब उसने मुझसे विश्वास किया।
जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं एक गुलाम हूँ, मैं अपने मालिक के साथ पार्टनरशिप में हूँ। रुको, अदन गुलाम ने कहा, मैं अपने दादा के बारे में झूठ नहीं सुनूंगा, वे गुलाम नहीं थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई उठी। हारून अड्डा शांत रहा। मैं उनका आदर करता हूँ कि वे अपने दुर्भाग्य से बाहर निकले और दमस्कस के प्रबुद्ध नागरिक बने। तुम उनके पोते होने पर क्या उन्हीं के जैसे हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सच्चे तत्वों से रूबरू हो सके? और क्या तुम गलत भ्रमों के पीछे रहना चाहते हो? अदन गुलाम घोड़े की जीन पर सीधा हो गया। भावनाओं से गहरी आवाज़ में उसने जवाब दिया, मेरे दादा को सभी पसंद करते थे, उनके अच्छे कामों की कमी नहीं थी। जब अकाल आया तो क्या उन्होंने अपने सोने से इज्जत से अनाज खरीदकर अपने कारबा को दमकस लाकर भूखों में नहीं बांटवाया? अब आप कहते हैं कि वे बेबीलोन में एक अपेक्षित गुलाम थे। अगर वे बेबीलोन में गुलाम बने रहते तो वे अपेक्षित रह जाते, लेकिन जब वे अपने कामों से दमस्कस में महान आदमी बने तब देवताओं ने उनके दुर्भाग्य को दूर किया, उन पर सम्मान की पर्दा कर दी। हारून अड्डा ने कहा, यह बताने के बाद कि वे एक गुलाम थे। हारून अड्डा ने कहा, उन्होंने बताया कि वे अपनी आज़ादी के लिए कितने बेचैन थे। अब उनके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे थे तो वे ये सोचकर परेशान थे कि अब क्या करेंगे। उनकी बिक्री अच्छी नहीं चल रही थी और वे अपने मालिक का सपोर्ट छोड़ने से डर रहे थे। मैंने उनके निर्णय का विरोध किया। अपने मालिक से बिल्कुल मत चिपके रहो। आज़ाद इंसान होने का एहसास तुरंत ले लो। एक आज़ाद इंसान की तरह बर्ताव करो और उसकी तरह सफल बनो। यह तय करो कि क्या पाना चाहते हो और उससे पाने के लिए काम शुरू कर दो। रास्ते भर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी कायरता को धिक्कार करके मैंने बहुत कुछ किया। एक दिन मैंने दरवाज़ों के बाहर गया और एक बहुत बड़ी भीड़ को देखकर खुश था। जब मैंने एक इंसान से इसका कारण पूछा तो उसने जवाब दिया, तुमने सुना नहीं, भागने वाला एक गुलाम जिसने राज्य के सिपाही को मार डाला, आज उसका फैसला होगा और उसे अपराध के लिए पीटकर मारा जाएगा। खुद राजा भी यहाँ आएंगे। पिटाई के स्थान के पास भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा कि मेरे जाने से कहीं मेरे केकों का ट्रे उलट न जाए, इसलिए मैं एक अधूरी दीवार पर चढ़ गया ताकि लोगों के सिरों के ऊपर से देख सकूं। सौभाग्य से मैं नेबूकदनेस्सर को खुद देख सकता था, जैसे वह अपने सोने के रथ में आया। मैंने कभी इतनी विशालता, ऐसे चोंगे और स्वर्णिम कपड़े नहीं देखे थे। मैं पिटाई को नहीं देख सका, लेकिन मैं उस बेचारे गुलाम की चीखें सुन सकता था। मेरी समझ में नहीं आया कि हमारे सुंदर राजा जैसा अच्छा आदमी कैसे इतना दुख दे सकता था, लेकिन जब मैंने उसे अपने दरबारियों के साथ हंसते देखा तो मैं समझ गया कि वह क्रूर था और ये भी जान गया कि इस तरह के अमानवीय काम गुलामों से दीवारें बनवाने के लिए ज़रूरी हैं। जब गुलाम मर गया, उसका शरीर पैरों में रस्सी बांधकर एक खंभे से लटकाया गया ताकि सभी देख सकें। जब भीड़ हटने लगी, मैं पास गया। उसके बालों से भरी छाती पर 2 सांपों के टैटू थे। वह पायरेट था। अगली बार मैं आरत गुला से मिला तो वह बदल चुका था। पूरे उत्साह से उसने मुझसे कहा, देखो, जिस गुलाम को तुम जानते थे वह अब एक आज़ाद इंसान है। तुम्हारे शब्दों में जादू है। मेरी बिक्री और मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी पत्नी खुश है। वह एक आज़ाद औरत थी, मेरे मालिक की भतीजी थी। उसकी इच्छा है कि वह एक अजनबी शहर जाए जहाँ कोई नहीं जानता हो कि मैं पहले गुलाम था। तब हमारे बच्चे अपने पिता के दुर्भाग्य पर आने वाली मुसीबत में दूर रहेंगे। काम मेरा सबसे बड़ा मददगार हो गया है। इसने मेरा विश्वास बढ़ाया है और बेचने की मेरी क्षमता बढ़ाई है। मैं काफ़ी खुश था कि मैं छोटे तौर पर ही सही, पर उसके उत्साहवर्धन के बदले कुछ दे सका। एक शाम सूरत मेरे पास काफ़ी दुख में आई
तुम्हारा मालिक परेशानी में है। मुझे उसके लिए डर लग रहा है। कुछ महीने पहले वह जुए में बहुत कुछ हार गया। अब वह किसान को अनाज और शहद के लिए भुगतान नहीं करता। वह कर्जदाता को भी पैसे नहीं देता। वह गुस्से में है और उसे पीटना चाहते हैं। हम उसकी गलती पर क्यों चिंता करें? हम उसके संरक्षक नहीं हैं। मैंने बिना सोचे कहा। मूर्ख नौजवान, तुम समझे नहीं। उसने कर्जदाता से कर्ज लेने के लिए तुम्हें गिरवी रखा है। नियम के अनुसार वह तुम पर दावा करके तुम्हें बेच सकता है। मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। वह एक अच्छा मालिक है। क्यों? लेकिन ऐसी परेशानी उस पर क्यों आनी चाहिए? सरस्वती का डर नहीं था। अगली सुबह जब मैं बेकिंग कर रहा था, कर्जदाता शशि नाम के आदमी के साथ लौटा। उस आदमी ने मुझे देखा और कहा कि मैं ठीक हूँ। कर्जदाता ने मेरे मालिक के लौटने का इंतज़ार नहीं किया, लेकिन स्वरित को उसे बताने के लिए कहा कि वह मुझे ले जा रहा है। अपने शरीर पर चोंगा और बेल्ट से पैसों की थैली के साथ वह मुझे बेकिंग का काम पूरे किए बिना ले गया। मैं अपनी गहरी आशाओं से ऐसे छीन लिया गया जैसे आंधी के पेड़ को जंगल में उखाड़ लेती है और उफनते समुद्र में डुबा देती है। फिर से जुए और शराब में मुझे बर्बाद कर दिया था। शशि एक बदतमीज और बदमिजाज आदमी था। वह मुझे शहर के पार ले गया। मैंने उसे उस काम के बारे में बताया जो मैं नाना नेट के लिए कर रहा था और कहा कि ऐसा काम मैं उसके लिए कर सकता हूँ, पर उसके शब्दों से मुझे कोई तसल्ली नहीं मिली। मुझे एक काम पसंद नहीं है, मेरे मालिक को भी पसंद नहीं है। राजा ने उसे बताया कि उसे बड़ी नहर बनाने के लिए ज़रूरत है। मालिक ने शशि को और भी गुलाम खरीदने को कहा ताकि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। लेकिन कितने लोग इस काम को जल्दी ख़त्म कर सकते हैं? एक ऐसे रेगिस्तान के बारे में सोचो जहाँ एक भी पेड़ नहीं है, सिर्फ कुछ झाड़ियाँ हैं और एक जलता सूरज है जिसके कारण पानी इतना गर्म हो जाता है कि हम पी भी नहीं सकते। फिर ऐसे लोगों के कतारों के बारे में सोचो जो सुबह से लेकर रात तक बारी डालियों में धूल मिट्टी ढो रहे हैं। फिर खुली नाद में हमें भोजन परोसा जा रहा है जिससे हम बुकड़ों की तरह खा रहे हैं। हमारे पास कोई तंबू नहीं थे, कोई बिस्तर नहीं था। मैंने अपने आप को ऐसी स्थिति में पाया। मैंने अपना बटुआ एक जगह छुपाया लिया और सोचता रहा कि क्या मैं इसे फिर कभी खोद पाऊँगा। शुरू में तो मैंने उत्साह से काम किया, लेकिन उससे जैसे महीने बीतते गए मेरी हिम्मत टूटने लगी। फिर बुखार की गर्मी ने मेरे शरीर को चपेट में ले लिया। मेरी भूख के ख़त्म हो गई और मैं मटन और सब्जियां नहीं खा पाता। रात में दुख के कारण जागा रहता था। इस परेशानी में सोचने लगा कि जावादों का प्लान सबसे अच्छा नहीं था जो काम में पीठ तुड़वा डालें। फिर मैंने याद किया जब मैं उससे आखिरी बार मिला था और मैंने समझा कि उसका प्लान नहीं था। मैंने पायरेट के बारे में कड़वेपन से सोचा और मुझे लगा कि उसकी तरह लड़कर मारना ज़्यादा अच्छा है। उसके खून से लथपथ शरीर में ने याद दिलाया कि उसका प्लान बेकार था। तब मैंने मैगीडोर से आखिरी मुलाकात को याद किया। उसके हाथ कड़ी मेहनत से बुरी तरह ख़राब हो गए थे, पर उसका दिल हल्का था और उसके चेहरे पर खुशी थी। उसका प्लान बेस्ट था। हालांकि मैं मैगीडोर की तरह काम करने का तैयार था, पर उसने मुझसे ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। मेरा काम मुझे खुशी और सफलता क्यों नहीं दे पाया? क्या वह काम था जिसने मैगीडोर को खुशी दी, या फिर खुशी और सफलता सिर्फ देवताओं की गोद में रहते हैं? क्या मुझे ज़िंदगी भर अपनी इच्छा पूरी किए बिना और बिना खुशी की सफलता के गुजारा होगा? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में उमड़ रहे और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सच में मैं बहुत उलझन में था। कई दिनों बाद जब मुझे लगा कि मेरा साहस ख़त्म हो गया और मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिला, तब शशि ने मुझे बुलाया कि मेरे मालिक के यहाँ से एक संदेशवाहक मुझे बेबीलोन वापस ले जाने आया है। मैंने अपना बटुआ निकाला और अपने आप को फटे हुए चोंगे में लपेटा और साथ चल पड़ा। जैसे हम बढ़ते गए मेरे परेशान दिमाग में विचारों के तूफान चलते रहे। मुझे अपने पैतृक गांव हारोन में लोकप्रिय कुछ शब्द याद आ रहे। इंसान को चक्रवात की तरह करे परेशान, उससे घुमाए मानो आया हो तूफान।
उसकी दिशा का ना हो कोई ज्ञान, तकदीर ले जा रही हो और कोई रहा है अनजान। क्या मैं किसी चीज़ की सज़ा पा रहा था जो मैं जानता भी नहीं था? आगे चलकर कौन सी और परेशानियाँ मेरा इंतज़ार कर रही थी? जब मैं अपने मालिक के घर पहुंचा तो मैंने आश्चर्य का सोचा। मैंने अरदगुला को वहाँ अपना इंतज़ार करता पाया। उसने मुझे नीचे उतारा और बिछड़े भाई की तरह मुझे गले लगाया। जब हम अपने रास्ते चले तो मैं उसके पीछे वैसे जाता जैसे एक गुलाम मालिक के पीछे जाता, लेकिन उसने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। उसने अपने भाई में मेरे चारों ओर डाली और कहा, मैंने तुम्हें हर जगह खोजा। जब मैं पूरी तरह आशा छोड़ रहा था, मेरी मुलाकात सरस्वती से हुई, जिसने मुझे कर्जदाता के बारे में बताया और मुझे मालिक के पास ले गया। उसने काफ़ी बहस की और मुझसे काफ़ी कीमत मांगी, लेकिन तुम इसके लायक हो। इस तुम्हारी सोच और तुम्हारी मेहनत से मुझे इस सफलता की प्रेरणा मिली। मैग्नीडो की सोच और ये सोच है, मेरी नहीं। मैंने कहा, मैग्नीडो की और तुम्हारी, तुम दोनों के कारण ही हम दमिश्क जा रहे हैं और मुझे तुम जैसा पार्टनर चाहिए। देखो, उसने कहा, एक पल में तुम आज़ाद आदमी हो जाओगे। ऐसा कहते हुए उसने अपने चोंगे से मिट्टी का टैबलेट निकाला, इस पर मेरा टाइटल था। उसे इसने सिर से ऊपर उठाया और पत्थरों पर मारकर उसने उसके 100 टुकड़े कर दिए। फिर उसने टुकड़ों को पैरों से कुचला जब तक वह धूल नहीं बन गया। कृतज्ञता के आंसू ने मेरी आंखों को भिगवा दिए। मैं जानता था मैं बेबीलोन का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। तुम देख सकते हो कि इस महान दुख के समय में भी काम मेरा सबसे अच्छा दोस्त निकला। काम करने की मेरी इच्छा ने मुझे दीवारों पर काम करने वाले गुलाम की तरह फेंकने से बचाया। इसने तुम्हारे दादा को भी प्रभावित किया, जिसने मुझे पार्टनर के रूप में चुना। तब अरदगुला ने पूछा, क्या मेरे दादा की सफलता का रहस्य उसका काम था? जब मेरा उनसे परिचय हुआ तब है एकमात्र रहस्य था। हरुनड्डा ने कहा, तुम्हारे दादा को काम करने में आनंद आता था। देवताओं ने उनकी कोशिश में प्रशंसा की और उन्हें अच्छा पुरस्कार दिया। मैं देख सकता हूँ, अरदगुला ने सोचते हुए कहा। काम से उनके बहुत सारे दोस्त आकर्षित हुए, जिन्होंने उनकी मेहनत और सफलता की तारीफ की। काम से उन्हें काफ़ी इज्जत मिली, जिसका उन्होंने दमिश्क से आनंद उठाया। काम से उन्हें सारी चीज़ें मिली जो मैं चाहता हूँ, और मुझे लगता था कि काम गुलामों के लिए होता है। जीवन ऐसे कई आनंद से भरा है जो इंसान पसंद करते हैं। हरुनड्डा ने कहा, सबका अपना स्थान है। मुझे खुशी है कि काम गुलामों के लिए आरक्षित नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं जीवन के सबसे बड़ा आनंद से वंचित रह जाता। मैं कई चीज़ें पसंद करता हूँ, लेकिन वह काम का स्थान नहीं ले सकता। हरुनड्डा और अरदगुला बेबीलोन की दीवारों की छाया में चलते हुए बड़े कांसे के दरबार में घुसे। उन्हें देखते ही प्रहरी सावधान हो गए और वह उन्हें सम्मान दिया। अपना सर ऊंचा रखते हुए हरुनड्डा उस कारवा को दरवाजे के भीतर ले गया। शहर की सड़कों पर चलता गया। मैं हमेशा अपने दादा की तरह होना चाहता था, अरदगुला ने कहा। उसके पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था कि वे किस तरह के आदमी थे। आपने मुझे यह दिखाया कि अब चूँकि मैं जान गया हूँ कि मैं उनकी और भी प्रशंसा करता हूँ और उन्हें और भी पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि सफलता की चाबी देने के लिए मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगा। मैं उनकी तरह विनम्रता से शुरुआत करूँगा और यह तरीका आभूषण और महंगे चोंगों से ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कहते हुए अरदगुला ने अपने कानों से बलियों को और उंगलियों से अंगूठियों को निकाला। फिर अपने घोड़े पर लगाम कसते हुए वह पीछे गया और कारवा के नेता के पीछे पूरे आदर से चलने लगा। आज बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी का बुक खत्म होती है। मिलते हैं अगली कोई न्यू बुक के साथ। धन्यवाद।